अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। 31 मई दुनिया में वर्ल्ड स्मोकिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। स्मोकिंग कोई अच्छी हैबिट नहीं है। मैं इसको एक बीमारी की बजाय एक हैबिट, एक एडिक्शन कहूँगा। डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट होने के नाते से आज मैं डायबिटीज़ और स्मोकिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या स्मोकिंग से डायबिटीज़ हो सकती है? यस, जवाब है हाँ। और दूसरा, क्या अगर आपको डायबिटीज़ है तो स्मोकिंग क्या कर सकती है? तो स्मोकिंग भी बहुत बड़े असरात कर सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, दोनों सूरतों में ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखें, स्मोकिंग जब आप करते हैं तो स्मोक एक धुआं है। धुआं एक, समझ लें कि जलती हुई राख, आग है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक टार होता है और एक निकोटीन होती है। टार जो है ये कार्सिनोजन है। इसका मतलब ये है कि ये कैंसर कर सकता है। और निकोटीन एक एडिक्शन और जो कि डिपेंडेंस, मतलब आप इसके आदी हो सकते हैं। तो दोनों ही बुरी चीज़ें हैं। ऊपर से फिर ये पैसे का ज़िया है। स्मोकिंग की दो किस्में हो सकती हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव ये कि आप खुद से जो हैं पीते हैं, धुआं अंदर खींचते हैं और अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। पैसिव ये है कि आप स्मोकिंग करते हैं, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आप जो धुआं बाहर फेंकते हैं या सिगरेट धुआं जलता है तो वो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। तो दोनों ही डेंजरस हैं। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ये स्मोकिंग दो चीज़ें कर सकती है बॉडी में। एक तो ये है कि ये इन्फ्लामेशन कर सकती है। इन्फ्लामेशन बॉडी से ब्लड वेसल्स की भी हो सकती है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि सूजन, खून की नालियाँ सूज जाती हैं। और दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो केमिकल्स धुएं में से निकलते हैं वो आपके जिस्म के अंदर सेल्स की ऑक्सीजन से मिलते हैं और वो उनको डैमेज करते हैं। सो इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों ही आपके सेल्स, वेसल्स और बॉडी को नुकसान दे सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी ब्लड वेसल्स और पेनक्रियाज और इन सब से अगर रिलेशन निकाला जाए तो स्टडीज़ और रिसर्च ये कहती है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को 30 से 40% ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको शुगर हो जाएगी। लिहाजा ये बात तो क्लियर हो गई कि स्मोकिंग से डायबिटीज़ हो सकती है। यस। दूसरी बात यह है कि एक हमारी मेडिकल ज़बान में, मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था कि भल सफाई और जिस तरह ये खालों की, नहरों की होती है, इसी तरह खून की नालियों के अंदर चर्बी जम जाती है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो उससे ऑनवर्ड ये चर्बी जमना शुरू हो जाती है और खून की नालियों को तंग करना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी खून की नालियों का उसमें चर्बी जम के उनका सख्त हो जाना या उनका तंग हो जाना। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के 4 मेजर फैक्टर हैं और बहुत सारे माइनर फैक्टर्स हैं जो जिनका कम रोल है। 4 मेजर में डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ब्लड हाइपरटेंशन, इसके अलावा स्मोकिंग, सिगरेट का पीना, और डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रोल, चर्बी खून में, ट्राइग्लिसराइड इनका ज़्यादा होना।
इसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, होमोसिस्टीन और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत थोड़ा रोल है, लेकिन ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं। अब आप इमेजिन करें कि ओबेसिटी का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओबेसिटी भी माइनर फैक्टर्स में आ जाती है। अब आप इमेजिन करें कि आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपको जिस एक दूसरा बंदा है उसको वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है और डायबिटीज़ है, तो ये आपकी स्मोकिंग का रोल में भी डायबिटीज़ से ज़्यादा हो। सो एक और बंदा है उसको हाई प्रेशर है, आपको हाई प्रेशर नहीं है, तो ये आप इनको इक्वल समझ लें कि स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, चर्बी का ज़्यादा होना, इसको आप अगर अप्रॉक्सीमेटली 1/4 25% अहमियत दें तो ये इतना अहम है ये चारों फैक्टर्स। तो अब जब आप स्मोकिंग करते हैं और आपको डायबिटीज़ भी है, तो ये आपका एक फैक्टर बढ़ गया ना। और फिर ऊपर से ये स्मोकिंग आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी। इसी तरह डायबिटीज़ जो है तो वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी करती है और इन्फ्लेमेशन भी करती है, शुगर अगर ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये आपका रिस्क कहीं ज़्यादा हो जाता है। यानी स्मोकिंग हर लिहाज से बुरी चीज़ है। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत सारे कैंसर्स का मौजब भी बनती है, जिनमें ख़ासकर जीआई कैंसर, आपके जो हैं गले का कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर, ये आपकी खुराक की नाली, मैदा। इसके अलावा जो माँ अगर लेडीज़ स्मोक करती हैं तो बच्चे में उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। तो ये स्मोकिंग कोई किसी भी लिहाज से अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। अब जब ये स्मोकिंग आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस को ज़्यादा करेगी, तो डायबिटीज़ भी आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस को ज़्यादा करती है। तो अब जब एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है तो इसकी बहुत सारी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें डायबिटीज़ को अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को, इनका मैं सेपरेटली भी इंशाल्लाह हर कॉम्प्लिकेशन पर मैं अलग से भी डिस्कस करूँगा, बात करूँगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो एक तो डायबिटीज़ की फौरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और दूसरी लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फौरी कॉम्प्लिकेशंस में तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ब्लड शुगर का कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर का ज़्यादा हो जाना, उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपरऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट्स या कीटोन्स का ज़्यादा हो जाना, ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन लेट या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आप उसमें 2 मेजर ग्रुप्स में कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डायबिटीज़ जिस्म के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। मेजर ग्रुप्स में आपकी मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर। मैक्रोवैस्कुलर में जो 3 मेजर हैं, एक तो है कि आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी, एंजाइना, हार्ट अटैक। दूसरी आ जाती है आपके दिमाग की बीमारियां, जिसमें आपको स्ट्रोक हो जाना, फालिज हो जाना, ठीक है, और जिस्म का कोई हिस्सा ना काम करे ये। और तीसरी जो अहम मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसको आम तौर पे ख़ासकर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन आपके अगर पाँव में आपके बाल कम हो रहे हैं, पाँव में दर्द हो रही है, चलने फिरने से पिंडलियों में दर्द हो रही है, आपकी जो पाँव ठंडे हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, तो ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये भी, इसको भी आप ये फालज, हार्ट अटैक और ये जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी टांग काटना पड़ सकती है, आपकी उंगलियां कट सकती हैं और ये भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो जिस तरह ऊपर ये ब्रेन में या हार्ट में स्टेंटिंग हो सकती है,
तो ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में भी कई दफ़ा स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा माइक्रोवैस्कुलर में जो कॉमन हैं वो आपकी आ जाती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी आपकी जो आंख का पर्दा है उसकी जो खून की नालियां हैं उनमें जो तंगी या एथरोस्क्लेरोसिस या इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपका नज़र बंद हो सकती है। इसके अलावा आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये रेटिनोपैथी के भी ग्रेड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आई स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाना पड़ता है। इसी तरह नेफ्रोपैथी आ जाती है। नेफ्रोपैथी में भी एक चीज़ आती है नेफ्रोपैथी, एक होती है किडनी फेलर यानी रीनल एंड स्टेज रीनल डिजीज़। सो दोनों की क्लासिफिकेशन अलग है। तो नेफ्रोपैथी को चेक करने के लिए आपको आपका जो पेशाब का टेस्ट है उसमें एल्ब्यूमिन और क्रेटिनिन की रेशियो देखी जाती है, ACR यूरिनरी, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद यूरिन डिपस्टिक होता है फॉर प्रोटीन्स। जब तक आपकी क्रेटिनिन नॉर्मल है तो ये नेफ्रोपैथी की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फिर एंड से रीनल डिजीज़ की फर्दर 5 क्लासिफिकेशन हैं। तो वो जो स्टेज 1, 2, 3 हैं वो तो आमतौर पे फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट देख सकता है, लेकिन उसके बाद स्टेज 4 और 5 पर आपको किडनी के डॉक्टर से या जो नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना ज़रूरी होता है। तो इन पर भी मैं इंशाल्लाह अलग से बात करूँगा। और तीसरी चीज़ है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी 2 किस्म की हो सकती है। एक तो आपकी डायबिटिक सेंसरी न्यूरोपैथी या डायबिटिक मोटर न्यूरोपैथी, या ये मिक्स भी हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी जो है वो डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि आपके पाँव जो हैं ये ग्लव्स, दस्तानों और जुराबों वाली जगह जो हैं ये सुन्न होती हों, किसी को हाथ पाँव सुन्न हों, अल्सर हों, ज़ख़म हों, उनका पता ना चले, तो ये न्यूरोपैथी कहलाती है। तो इसके लिए भी बाज़ औक़ात विटामिन के लिए कुछ टेस्ट करना पड़ते हैं। बाज़ औक़ात एक टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, EMG, वो करवाना पड़ता है और उसके मुताबिक फिर इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो न्यूरोपैथी उसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की भी 2-3 टाइप्स हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप की जो खून की नालियां हैं वो लूज़ हो जाती हैं। वो जब आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, वो फ़ौरन से तंग होने के काबिल नहीं रहती। तो बैठे हुए से खड़े हों अगर, या बेड से आप उठें तो आपको चक्कर आएँ, तो ये एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की अलामत हो सकती है। इसके अलावा खाना खाते हुए आपके चेहरे पर बहुत पसीना आए तो इसको गस्टेटरी स्वेटिंग कह सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस होती है, कभी आपको कब्ज़ हो गई, कभी आपको पखाने लगें, आपका डाइजेशन ठीक ना हो, ठीक है, डकार वाला सिलसिला हो, तो ये आपका डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस भी हो सकती है। इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक का है और एथरोस्क्लेरोसिस का, एक मर्द हजरात में जो आपका मियाँ बीवी के तल्लुकात में जो कमज़ोरी का महसूस करना, वो भी इसका एक हिस्सा है। इन ग्रुप्स के अलावा अगर आप जाएं तो इन्फेक्शंस का बहुत अहम ग्रुप है। इन्फेक्शंस में डायबिटिक फुट सबसे अहम है, लेकिन इसके अलावा डेंटल केरीज भी हो सकते हैं, दांतों में कीड़ा लग सकता है, वो भी एक इन्फेक्शन की किस्म है। जिस्म पर फोड़े, फिंसियाँ, फॉलिकुलाइटिस या कार्बंकल, बड़ा फोड़ा, ये भी डायबिटीज़ में कॉमन है। इसके अलावा डायबिटिक डर्मोपैथी होती है। डर्मोपैथी में वो स्किन की जो है लीजन्स, वो स्किन के ऊपर निशानात पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको डायबिटिक लाइपोडिकम भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप आ जाएं तो जो आपके पेशाब के इन्फेक्शन वो हो सकते हैं।
गर्ज के ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ करती है। लिहाजा स्मोकिंग डायबिटीज़ कर सकती है, डायबिटीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो मेरे ख़्याल से अभी मैं फ़र्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी हर एक कॉम्प्लिकेशन को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो वर्ल्ड स्मोकिंग डे के हवाले से मेरी यही गुजारिश है कि आप स्मोकिंग को बराए मेहरबानी तर्क कर दें। ये एक हैबिट है और ये एक कैंसर, हार्ट अटैक, फालिज का बायस बनती है और शुगर भी कर सकती है। इसको छोड़ने के लिए आजकल कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी विल पावर काम कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट और वेरेनक्लिन और कुछ ऐसी अद्वियात, ब्यूप्रियोनॉर्फिन, ये कुछ मुश्किल से नाम हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, स्मोकिंग से बचें और अपनी और अपने ख़ानदान की और सेहत का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।